आज हम पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट के टॉपिक नागरिकता से 10 क्वेश्चन लाए हैं। यह प्रैक्टिस सेट आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए समीक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस एंड यूपीएससी के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय नागरिकता संविधान के किस भाग में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान का उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिए, अगर आप नागरिकता संबंधी प्रावधान की बात करेंगे तो संवैधानिक उपबंध जो है, संवैधानिक उपबंध आपका आर्टिकल 5 से 11 और पार्ट या जिसे भाग कहते हैं ये भाग 2। तो संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता संबंधी संवैधानिक उपबंध है। तो इसके लिए अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी आपका सही है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है नागरिकता का अर्थ क्या है। यानी कि नागरिकों के पूर्ण सिविल एवं राजनीतिक अधिकार, लोकसभा संघ की और हर राज्य की विधानसभा निर्वाचन के लिए मताधिकार, संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार। तो ध्यान दीजिए कि आपका जो नागरिकता है यह आपके राज्य के रहते ही आपको एक राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, सिविल अधिकार प्रदान करता है। तो ये आपका पहला एक बिल्कुल सही है। साथ में लोकसभा संघ और हर राज्य की विधानसभा में निर्वाचन के लिए मताधिकार। तो शायद आपको पता होना चाहिए कि भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार का अधिकार है। यानी कि जो भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है या पार कर चुका है वह किसी भी लोकसभा, राज्य की विधानसभा अथवा स्थानीय चुनाव में वोट देने का या मतदान करने का अधिकार प्राप्त होता है। साथ में संसद और विधानसभाओं का सदस्य बनने का अधिकार होता है। यानी कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक होता है उसको वह अधिकार होता है कि वह लोकसभा का चुनाव लड़ सके, विधानसभा का चुनाव लड़ सके या अथवा कोई स्थानीय चुनाव लड़ सके। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखेंगे तो इसमें आपका ऑप्शन है 1, 2 और 3। इसमें डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है 2022 के समीक्षा अधिकारी से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहला अगर हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो पहला ऑप्शन है भारत में इकहरी एकल नागरिकता का प्रावधान है। संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तो ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान में आपका आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 में संवैधानिक उपबंध में यह लिखा गया है कि भारत में एकल नागरिकता होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगा। इसका मतलब कि भारत में कोई एक ही नागरिकता का प्रावधान है, यानी कि वह राज्य का नागरिक नहीं होगा, वह सिर्फ भारत संघ का नागरिक होगा। तो पहली चीज ये सही है। दूसरा आपका संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। तो आर्टिकल 11 में यह लिखा गया है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि नागरिकता से संबंधित किसी भी प्रकार का वह कानून बना सकता है। तो यह भी ठीक है। उसके बाद एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया। ध्यान दीजिए, पहले जैसे कि आप अक्सर भी सुनते हैं कि एकल नागरिकता यहाँ पे भी है, एकल नागरिकता यहाँ पे भी है। तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों में जो नागरिकता होती है वो 2 होती है। एक नागरिकता होती है संघ की यानी कि केंद्र सरकार की, और दूसरी नागरिकता होती है राज्य की। तो अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति नागरिक होता है तो वो 2 जगह का नागरिक होता है। एक तो वहां पे जिस राज्य में वो रहता है अथवा और उस पूरे अमेरिका का 2 नागरिकता उसको प्राप्त होती है। लेकिन भारत में सिर्फ सिंगल नागरिकता है। भारत में ऐसा नहीं कि अगर कोई यूपी का नागरिक है, यूपी का रहने वाला है तो यूपी का भी नागरिक होगा, भारत का भी नागरिक होगा, ऐसा प्रावधान नहीं। भारत में सिर्फ सिंगल प्रावधान है, वो है भारत संघ का नागरिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका जो ऑप्शन आपका डी है, डी बिल्कुल सही है। ठीक है, 1, 2, 3 तीनों आपका सही है। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन व परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध नहीं। ठीक है। उसके बाद संविधान का भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने। तो देखिए, समझिए, आपका आर्टिकल 5 में क्या कहा गया है कि भारत का नागरिक वही बना रहेगा जो 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब वह इस देश का नागरिक है। तो आपका ये जो ऑप्शन बी है पूरी तरीके से सही। संविधान का भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने। दूसरा है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन व परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध नहीं है। इसका तात्पर्य आप समझिए कि आर्टिकल 11 में यह कहा गया है, आर्टिकल 11 में यह कहा गया है कि आर्टिकल 11 के माध्यम से एक कानून आता है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। इसके माध्यम से केंद्र सरकार चाहे तो या संसद चाहे तो कभी भी वह अर्जन व परित्याग संबंधी कानून बना सकता है। इसी में आप देखते हैं कि सन 2003 में संशोधन किया गया और अभी 2019 में जो CAA आया यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं के लिए अलग से विशेष प्रावधान करके नागरिकता प्रदान करता है, वह तो यही तो प्रमाणित करता है कि नागरिकता की अर्जन व परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध नहीं है। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो ऑप्शन है इसमें सी ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होती है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए हम देखते हैं। भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वतः त्याग अथवा वंचन पृथक्करण द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है। दूसरा क्या है, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है। चलिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही? ध्यान दीजिए, भारत का कोई भी नागरिक जो अगर उसको किस आधार पे उसको नागरिकता उसकी त्याग हो सकती है, पहले समझिए। पहला आधार बन सकता है परित्याग, पहला आधार बन सकता है परित्याग। दूसरा आधार बन सकता है बर्खास्तगी। तीसरा आधार बन सकता है वंचित कर देना। समझ लीजिए, जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर वह चाहे जिसकी उम्र 18 वर्ष से या फिर एक आयु मानक निर्धारण पूर्ण कर देता है तो वह चाहे तो भारत की नागरिकता स्वयं त्याग सकता है। तो आपका सही है। उसके बाद दूसरा क्या है, बर्खास्तगी। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य राज्य की नागरिकता या फिर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वयं यहाँ से बर्खास्त कर दी जा सकती है। उस उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, जैसे कि अक्षय कुमार को आप देखे होंगे, इनकी नागरिकता, उन्होंने जो नागरिकता लिया कनाडा का लिया। अपने आप को बहुत वो देशभक्त तो बनते हैं, लेकिन उन्होंने जो नागरिकता प्राप्त किया कनाडा की प्राप्त किया। जैसे ही उन्होंने कनाडा की नागरिकता प्राप्त किया तुरंत उनको भारत की नागरिकता से बर्खास्तगी मिल गई। तो आप कहिए। तीसरा आता है वंचित कर देना। जैसे कि मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को नागरिकता 5 आधार पर मिलती है। पहला सुनिए, जन्म के आधार पर। दूसरा वंशानुगत के आधार पर। तीसरा जो है आपका रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। चौथा जो है नेचुरलाइजेशन या देशीकरण के माध्यम से। पांचवा जो है किसी भी क्षेत्र के समृद्ध होने के आधार पर। लेकिन जब देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन के माध्यम से या फिर रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाती है और वह उसमें गलत तथ्य देता है या फिर कोई झूठा क्लेम करता है तो जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो उस आधार पर भी उसकी जो नागरिकता है उससे छीन ली जाती है, उसको वंचित कर दिया जाता है। तो जो यहाँ पे आप ये देखेंगे, जो यहाँ पे
केवल लिखा है तो केवल ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 3 आधार हमने बताया और यहाँ पे केवल है सिर्फ पहला ऑप्शन ये आपका गलत है। जो दूसरा ऑप्शन संविधान, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है। तो वंचित कर देना में आप ये हम बता सकते हैं कि अगर यदि कोई व्यक्ति नेचुरलाइजेशन या देशीकरण अथवा रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जब देश की नागरिकता प्राप्त करता है और वह संविधान के प्रति अनिष्ठा तक दिखाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो ये आपका 2 सही है। इसमें अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी सही है, जो केवल 2 सही है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। ठीक है, इसमें हम देखेंगे किसी ऐसे देश के नागरिकों को जहां भारतीय नागरिकों को देशीकरण नागरिकता हासिल करने से रोका गया हो, किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं किया सकती है। दूसरा जो है, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो उस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता के अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना अनिवार्य है। तो अब इस बात का जरा समझिए आप लोग इस तथ्य को। हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी व्यक्ति को देश की नागरिकता, किसी भी व्यक्ति को देश की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। हमने पहले बताया जन्म के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, नेचुरलाइजेशन यानी फिर देशीकरण के आधार पर, अथवा किसी भी क्षेत्र के भारत में सम्मिलित होने के आधार पर। रजिस्ट्रेशन में वो व्यक्ति आते हैं जो भारतीय नागरिक से विवाह किए होते हैं, यहाँ की औरत से या फिर यहाँ के पुरुष से विवाह किए रहते हैं, वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 7 वर्ष तक भारत में रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपनी नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा नेचुरलाइजेशन यानी कि देशीकरण में इस नियम को थोड़ा आसान बना दिया गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार या फिर ऐसे महान विभूतियों को हम अपने देश में नागरिकता प्रदान इसलिए देते हैं जिससे वो देश की गौरव को बढ़ाएं। तो भारत में आप जो है राष्ट्रपति द्वारा अच्छे अच्छे कलाकारों को, वैज्ञानिकों को देशीकरण के माध्यम से उनको नागरिकता प्रदान की जाती है। इसमें आप ये दे सकते हैं कि जो यहाँ पे आपका ऑप्शन है कि किसी भी परिस्थिति में भारतीय नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि देशीकरण के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति वैज्ञानिक है, डॉक्टर है या फिर कोई अच्छा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है और अगर वह चाहे, अगर वो यहाँ की केंद्र सरकार चाहे तो उनको नेचुरलाइजेशन के माध्यम से देश की नागरिकता दे सकता है। अथवा अगर कोई व्यक्ति 8वीं अनुसूची में जो वर्णित जो भाषा है उस भाषा का अगर अच्छा ज्ञाता हो तो उसे भी इस देश की नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो ये आपका ऑप्शन 1 जो है, सॉरी जो 1 जो है आपका बिल्कुल गलत है। उसके बाद यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो इस क्षेत्र के नागरिकों को भारतीय नागरिकता अर्जन के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। तो ये तथ्य बिल्कुल गलत है। हम आपको बता देते हैं कि जब भी किसी क्षेत्र को हमारे देश में सम्मिलित किया जाता है तो वहां की जनसंख्या यानी वहां की जनता ऑटोमेटिक इस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेती है। इसका उदाहरण आप समझ लीजिए, 36वां संविधान संशोधन सन 1975 में जब सिक्किम देश को भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया तो सिक्किम देश की जनता जब भारत में सम्मिलित होती है तो ऑटोमेटिक वहां की जनता को भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो इसका जो ऑप्शन है, इसका ऑप्शन सॉरी ये सी है, इसका ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ना 1 सही है ना 2 सही, यानी कि दोनों इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसमें हम देखेंगे कि किन किन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा किया गया है। तो किन किन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा किया गया है, तो देखिए जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 14 है विधि के समक्ष समता या फिर राइट टू इक्वलिटी कहता है। राइट टू इक्वलिटी आपको कहता है कि राइट टू इक्वलिटी आपका है आर्टिकल 14। उसके बाद आर्टिकल 15 हम जो कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य जो है लिंग, जाति, वंशानुगत या फिर उसके लिंग या वंशानुगत के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, भेदभाव की मनाही में
उसके बाद आर्टिकल 16 इसमें लिखा गया है, आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी होती है, उसमें हम बात करते हैं ऐसे अवसरों पे राज्य जो है भेदभाव नहीं करेगा, तो आर्टिकल 16 आता है। उसके बाद इसमें क्या चर्चा किया गया है, आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम, इसमें आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। आर्टिकल 20 आपका कहता है, आर्टिकल 20 आपका कहता है, आर्टिकल 20 आपका कहता है कि जो आपकी गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी से संबंधित आपके जो प्रावधान होते हैं उससे, साथ में आपका जो 25 है, आपका जो 25 है वो आपका राइट टू रिलीजन देता है। राइट टू रिलीजन यानी कि धर्म की स्वतंत्रता होता है, राइट टू फ्रीडम फॉर रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 26 जो है धर्म को अबाध रूप से मनाने के साथ साथ उनके व्यवस्था की आपकी स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के लिए संस्कृति के रक्षण हेतु विशेष प्रावधान देता है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना किया जा सके। आर्टिकल 30 जो है उसमें अपने अनुसार जो है धार्मिक शिक्षा के लिए लेकर है कि इसमें विशेष उपबंध किए जा सके। तो इस प्रकार से तो आप ये समझ जाइए कि अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं तो कैसे इसको आप फिल्टर करेंगे, कैसे आप छाटेंगे। तो ये जान लीजिए विदेशियों को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्राप्त नहीं है, यानी कि जो विदेशी होते हैं उनको किसी, ऐसा नहीं कि अगर कोई विदेशी आ जाए तो कुछ भी भारत में बोलेगा तो उसकी बात मानी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। वो भारत में की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाए, यहाँ के लोक व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकता है। मान लीजिए कोई पाकिस्तानी भारत आ गया और वह यहाँ पे गलत गलत तर्क देने लगे, गलत गलत तथ्य बोलने लगे, तो वो कहते हैं मेरा फंडामेंटल राइट है, तो ऐसे में क्या है देश की लोक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती है। तो इसीलिए आर्टिकल 19 जिसमें है, देखिए आर्टिकल 19 इसमें है तो इसको भी आप कट कर देंगे, आर्टिकल 19 है तो इसमें भी कट कर देंगे। साथ में अगर इन दोनों में आप देखेंगे तो इन दोनों में से जो सबसे ज्यादा, क्योंकि 14 देखिए आर्टिकल 14 भी, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको कौन सा टिक लगाना है, क्योंकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 64, आर्टिकल 25। क्योंकि देखिए आर्टिकल 16 इसलिए क्योंकि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरी में आप लोग कभी फॉर्म भरे होंगे तो वो देखते नहीं कि आपसे आप एक फॉर्म में पूछता है कि आप भारत के नागरिक है कि नहीं है। तो आर्टिकल 16 सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है, जो भारत के नागरिक है आर्टिकल 16 सिर्फ उनको ही प्राप्त है। तो ये आपका बिल्कुल आपका सही है, ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें आर्टिकल 16 है नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आर्टिकल 16 है आपका ऑप्शन भी सही है, तो ऑप्शन भी बिल्कुल। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के द्वारा विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से प्राप्त है, यानी इसमें विदेशियों के अधिकार के बारे में कहा गया है। तो हम यह पहले ही आपको बता दिए थे कि आर्टिकल 19 जिसमें रहेगा वह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो देखिए कि आर्टिकल 19 की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल 19 की बात करेंगे तो यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है, इसको यही से आप कट कर देंगे, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, आर्टिकल 19 विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 19 देखिए इसमें भी है कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 29, 30, 21, आर्टिकल 29 और 30 यह भी विदेशियों को प्राप्त नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है, आर्टिकल 29 कहता है, आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा के रक्षण की बात करता है। तो जो भारत के अल्पसंख्यक है वो उनकी बात करता है, तो विदेशियों को ये भी प्राप्त नहीं होगा, ऑप्शन बी भी गलत है। उसके बाद आपका ऑप्शन आता है, ऑप्शन सी आपका सही है, आर्टिकल 14 विधि की समझ क्षमता है, आर्टिकल 20 जो गिरफ्तारी से संबंधित है, आर्टिकल 21 जो है जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21A जो शिक्षा का अधिकार है, जो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में लाया था, आर्टिकल 22 जो दोहरी सजा से प्रावधान है, आर्टिकल 23 जो शोषण के विरुद्ध है, आर्टिकल 24 जो है कारखानों में जो है बच्चों को
कारखानों में बच्चों के काम जो नियुक्ति होती है उससे संबंधित है। आर्टिकल 25 जो है राइट टू रिलीजन है। आर्टिकल 26 है धर्म के अनुष्ठान पूजा विधि को मानने के लिए। आर्टिकल 27 जो है धार्मिक टैक्स को खत्म करने की प्रावधान है। और आर्टिकल 28 जो किसी भी शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा को रोकने का प्रावधान है। तो ये बस तो इसमें से भारतीय संविधान विदेशियों को प्रदत्त मूल अधिकार कौन से प्राप्त है। तो ये आपका आर्टिकल ये आपका सी सही है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे जन्म से, देशीकरण द्वारा, किसी भी भूभाग की समष्टि द्वारा, भारतीय नागरिकों भारतीय बायोमेट्रिक के धन में जमा करना। ये समझिए इस चीज को कि भारत में नागरिकता प्राप्त करने के आर्टिकल 11 के तहत एक नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत 5 शर्त लिखी गई है। 5 शर्तों के माध्यम से किसी को नागरिकता प्राप्त हो सकती है। पहला शर्त यह है बाई बर्थ यानी कि जन्म से। दूसरा शर्त जो है वंशानुगत बाई डिसेंट, वंशानुगत से। तीसरा जो है बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा। चौथा है बाई नेचुरलाइजेशन, देशीकरण द्वारा। पांचवा जो है किसी भी क्षेत्र के भारत में शामिल हो जाने पर, किसी क्षेत्र के भारत में शामिल हो जाने पर। ठीक है। साथ में अब हम अपने कभी भी यही इसमें कहीं भी नहीं देख रहे हैं कि धन के आधार पर कहीं भी किसी को रजिस्ट्रेशन नागरिकता प्राप्त हो सकता है। तो जन्म के आधार पर ये सही है, देशीकरण के आधार पर ये सही है, किसी युवा के समष्टि द्वारा ये सही है, लेकिन ये भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं, ये आपका ऑप्शन गलत है। देखिए ध्यान दीजिए, बड़े बड़े देशों में जैसे कि स्विट्जरलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पे है क्या नियम यह है कि वहां पे अगर एक निश्चित मानक तक पोर्टफोलियो में वहां पे निवेश कर देते हैं, अगर आप वहां पे अच्छे धन बैंकों में जमा कर देते हैं या तो वहां पे भूमि में निवेश कर देते हैं, तो वहां पे आपको नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। भारत में 5 तरीके के शर्त है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि इसमें नागरिकता नहीं प्राप्त करने का ऑप्शन। ध्यान दीजिए, हमें क्वेश्चन ये भी देखना है कि प्रश्न जो है नहीं में पूछ रहा है या हाँ में पूछ रहा है। तो हमें तो ये हमारा जो सीरीज जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब देखिए, अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस, यूपीएसएससी, पेट, लेखपाल एवं कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो सीरीज हम लोग की तरफ से चलाया जा रहा है डीपीएस फाउंडेशन के द्वारा, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और उपयोगी सिद्ध हो सकती है। साथ में अगर आप कोई भी फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं, डीपीएस फाउंडेशन में आप आज ही एडमिशन करा सकते हैं। हमारे यहाँ एक कुशल अनुभवी अध्यापकों की टीम द्वारा एक एक बच्चे को पर्सनली केयर करके उनको पढ़ाया जाता है। आप हमारी गुणवत्ता और योग्यता जांच करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डीपीएस फाउंडेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।